हिस्ट्री क्लासेज के अंतर्गत कक्षा 11 NCERT का हम लोग अध्ययन कर रहे थे। यह कक्षा 11 या कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए तो उपयोगी है ही, साथ ही साथ सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले एवं इतिहास की जानकारी के इच्छुक व्यक्तियों के लिए भी यह लाभदायक है। तो हम लोगों ने इसके पहले सिलेबस के अनुसार जो सिलेबस है कक्षा 11 का उसको यूनिट में बांटा गया है। तो सिलेबस के अनुसार जो फर्स्ट यूनिट था वह इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री था। उसके अंतर्गत हम लोगों ने बहुत से टॉपिक्सों को पढ़ा। सोर्सेज, पीरियडाइजेशन, स्रोत, अवधि निर्धारण, इतिहास में अवधि निर्धारण, पीरियडाइजेशन, क्रोनोलॉजी, कालक्रम विज्ञान, हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री का मीनिंग डिफिनीशन, कार्बन 14, इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री इत्यादि। यूनिट 2 के अंतर्गत हमें प्री हिस्टोरिक वर्ल्ड के बारे में पढ़ना है। मतलब जब मनुष्य लिखना नहीं जानता था तो उससे पहले का विश्व कैसा था। और हमें यहाँ मानव के इतिहास को पढ़ना है। इतिहास तो हिस्ट्री तो किसी भी चीज़ का हो सकता है, किसी वस्तु का जो विकास क्रम है, जैसे मोबाइल जो अभी है उसका भी एक विकास क्रम है। अभी जैसा है वह ज्यों का त्यों शुरू से ही नहीं था, इसका डेवलपमेंट हुआ। तो इसके विकास क्रम को हम इतिहास के अंतर्गत अध्ययन कर सकते हैं। किसी सब्जेक्ट का इतिहास, जैसे मनोविज्ञान, फिजिक्स या गणित के किसी ब्रांच का कैसे कैसे उसका विकास हुआ वर्तमान रूप तक, शुरुआत उसको किसने किया था। तो किसी विषय का भी इतिहास हो सकता है, किसी वस्तु का भी इतिहास हो सकता है, निर्जीव चीज़ों का भी इतिहास हो सकता है। लेकिन हमें यहाँ पर मानव का इतिहास पढ़ना है। तो इसके अंतर्गत हमारा टॉपिक्स है ओरिजिन ऑफ ह्यूमन बीइंग, मानव की उत्पत्ति या मानव का जन्म। ये हमारे सिलेबस का पाठ है, हिस्सा है। तो मानव की उत्पत्ति को जानने के लिए पहले हम पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में जानेंगे। इसको हम लोग डिटेल से नहीं जान लेंगे, बस समझने के लिए। माना जाता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति सूर्य से हुई थी। आज से लगभग 460 करोड़ वर्ष पहले सूर्य में एक विस्फोट हुआ, जिसके कारण से उसके कुछ कण आकाश में बिखर गए और उनसे ग्रहों का निर्माण हुआ, जिसे सौर परिवार या सोलर सिस्टम कहा जाता है। तो 460 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी की जन्म हुई थी, ऐसा माना जाता है वैज्ञानिकों के द्वारा। पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरे नंबर पर आता है और यह ग्रहों में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति वैज्ञानिकों के अनुसार 400 करोड़ वर्ष पहले मानी जाती है। मतलब 4 बिलियन ईयर्स पहले बिफोर जीवन की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ लाइफ मानी जाती है। तो जीव की उत्पत्ति या मानव की उत्पत्ति के संबंध में 2 विचारधाराएं हैं। एक धार्मिक विचारधारा और एक वैज्ञानिक विचारधारा, रिलीजियस थॉट एंड साइंटिफिक थॉट। धार्मिक विचारधारा के अंतर्गत वह चाहे ईसाई धर्म हो या हिंदू धर्म हो या इस्लाम धर्म हो या अन्य जो धर्म है, वे मानते हैं कि मनुष्य या जीवों का निर्माण या रचना, उनका जन्म ईश्वर के द्वारा हुआ है। ईश्वर ने सभी को उत्पन्न किया है और इनका
विकास नहीं हुआ है, यह जैसे अभी है वह शुरू से ही थे। बाइबल के अनुसार आदम की संतान है लोग, आदम से आदमी मनुष्य का जन्म हुआ। हिंदू धर्म में भी मनु से मनुष्य हो गया, मानवी से मानव हो गया, इस प्रकार से माना जाता है। परंतु एक वैज्ञानिक विचारधारा है, और यह वैज्ञानिक विचारधारा सर्वप्रथम चार्ल्स डार्विन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। 1859 ईस्वी में 1859 में उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, प्रजातियों की उत्पत्ति। इस पुस्तक में उन्होंने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, विकासवाद का सिद्धांत दिया था, और यह एक बहुत बड़ी क्रांति थी। अभी तक लोग धार्मिक विचारधारा को ही मानते थे, लेकिन अब एक नई विचारधारा आ गई, वैज्ञानिक विचारधारा, विकासवाद की विचारधारा, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। उन्होंने यह सिद्धांत दिया कि जीवों का या मनुष्य का विकास हुआ है। मनुष्य अभी जैसा है वह शुरू से ही वैसा नहीं था, उसका विकास हुआ है, और वह पशुओं से क्रमिक रूप से विकसित होकर वर्तमान रूप में आया है। यही डार्विन का विकासवाद था, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। मनुष्य पशुओं से क्रमिक रूप से विकसित होकर वर्तमान रूप में आया है। विशेषकर बंदरों से ऐसा माना जाता था। बंदरों की भी कुछ प्रजातियां हैं, गोरिल्ला, चिंपैंजी और लंगूर। उनकी बनावट, हाथों की बनावट या शरीर की बनावट वर्तमान मानव से मिलती जुलती है। तो बंदरों का ही विकास हुआ और वह मानव के रूप में आ गया। तो यह डार्विन का विकासवाद है। उन्होंने जीवों का भी विकास किस प्रकार से हुआ यह भी बतलाया है कि सबसे पहले जीवन की उत्पत्ति जल में हुई, वाटर में हुई, और सबसे पहले जीवाणु या अमीबा का जन्म हुआ, और फिर उससे जो पानी में उगने वाले जो पौधे हैं, शैवाल, एल्गी, उसका जन्म हुआ। फिर उसके बाद मछली वैसे जो बिना अस्थि के, बिना हड्डी वाले मछली जो होते थे, कशेरुकी प्राणी, अकशेरुकी प्राणी मतलब जो बिना मेरुदंड, बिना स्पाइनल कॉर्ड वाले जो प्राणी होते थे। फिर बाद में कशेरुकी प्राणी आए जो मेरुदंड, स्पाइनल कॉर्ड के साथ होते थे। फिर बाद में हड्डी वाले मछली भी आए, बोन वाले मछली। फिर इस तरह से विकसित होते होते या फिर उभयचर आए, जो कि वैसे जो जमीन पर भी रह सकते थे और पानी में भी रह सकते थे। फिर उससे विकसित होते हुए सरीसृप, रेंगने वाले जीव आए, रेप्टाइल। फिर डायनासोर का विकास हुआ। फिर उसके बाद स्तनधारी प्राणी, स्तनधारी प्राणियों में से ही एक बंदर प्रजाति का विकास हुआ, और उसके बाद मानव का विकास हुआ। उसी प्रकार से वनस्पतियों में भी शैवाल, और उसके बाद बिना भूमि पर उगने वाले कुछ पौधे आए, बिना फूल के थे, और फिर बाद में फूल वाले पौधे आए। इस प्रकार से जीवों का भी, वनस्पतियों का भी और मानव का विकास हुआ। यही थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है, डार्विन का विकासवाद है। तो इसी में हम लोग मानव का उत्पत्ति किस तरह से हुआ, मानव का जन्म किस तरह से हुआ, किन प्रजातियों से हुआ, कौन प्रजाति का किस तरह से विकास हुआ, कितने समय में हुआ, इसको हम लोग आगे की कक्षाओं में जानेंगे। तो हमारा उद्देश्य है कि आपको एनसीईआरटी का बुक है उसको एक आपको कॉन्सेप्ट देना है, उसको समझाना है बिना किसी किताब कॉपी के, अपनी भाषा में, अपने शब्दों में और सिलेबस के अनुसार। आपकी कक्षा 11 के लिए तो यह है ही, लेकिन यह पूरे सभी के लिए उपयोगी है, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए और इतिहास की जानने के इच्छुक लोगों के लिए भी। तो इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।